नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी के अंतर्गत कच्छ की शेर नामक इकाई के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसके लेखक हैं श्री हरेश धोड़किया। इस इकाई का साहित्यिक प्रकार के बारे में हम चर्चा करते हैं। साहित्यिक प्रकार के बारे में हम कहते हैं तो इसका साहित्यिक प्रकार है यात्रावृत्त। मतलब इसका अर्थ ये होता है कि जब हरीश धोड़किया ने कच्छ की यात्रा की, मानो कि कच्छ का दर्शन किया, उन्होंने कच्छ में विभिन्न इलाकों के बारे में परिचय प्राप्त किया, वहाँ जाकर रूबरू में उसकी मुलाकात लेकर परिचय किया, तब इस यात्रावृत्त मतलब यात्रा वृत्तांत लिखने का उन्हें मौका मिला। कच्छ की शेर यात्रावृत्त लिखने का मूल उद्देश्य क्या है? तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो इस संस्कृति का आदर रखने के लिए, हमारी जो अमूल्य जो विरासत है, इसका रक्षण करने के लिए, संरक्षण करने के लिए वर्षों तक ये जो हमारी विरासत है उसका रक्षण हो, अब जैसी हैं वैसी ही वर्षों तक रहें, इस हेतु से, देश प्रेम के हेतु से वो मूल्यों का जतन हो रहे, इसके लिए उन्होंने कच्छ की शेर जो साहित्यिक प्रकार है यात्रावृत्त, उसको उन्होंने लिखा। उस उद्देश्य से उन्होंने कच्छ यात्रा में जो कच्छ का वर्णन है, कच्छ जिले का वर्णन है, उसका वर्णन उन्होंने कच्छ की शेर यात्रा वृत्तांत में किया है। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत हैं। विशाल मानो कि विस्तृत भारत में अनेक मतलब कि बहुत सारे दर्शनीय यानी कि जोवा लायक, गुजराती भाषा में कहिए तो जोवा लायक प्रांत का मतलब होता है प्रदेश, क्षेत्र। विशाल भारत में बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जो देखने लायक हैं। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। वो जो विशाल भारत में बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जो अपना अपना निजी महत्व रखते हैं और सौंदर्य की दृष्टि से भी बहुत सुंदर हैं। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। अनूठा, यहाँ पर अनूठा शब्द आया है, अनूठा यानी कि अनोखा। गुजरात उनमें से एक अनोखा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ। गुजरात में भी एक विशिष्ट जिला है जो है कच्छ। विशिष्ट यानी कि महत्वपूर्ण जिला है कच्छ, जो दर्शनीय प्रांतों में आ सकता है, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। रमणीय मतलब सुंदर। जो कच्छ है, जो गुजरात का अत्यंत सुंदर प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। मतलब कि यात्रियों को कच्छ अपनी ओर आकर्षित करता है। जिस प्रकार लोह चुंबक किसी लोखंड की चीज़ को जब हम नज़दीक ले जाते हैं तो लोह चुंबक अपनी ओर जो लोखंड की चीज़ को खींचता है, उसी प्रकार कच्छ जो है वो उनकी रमणीयता, उनकी सुंदरता के कारण दूसरे राज्यों के लोगों को अपनी ओर या अपने राज्य के दूसरे प्रदेश के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है, यानी कि पौराणिक काल से भी उसका महत्व कम नहीं है, बहुत महत्व रखता है, पौराणिक काल से महत्व रखता है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम, संग्रहालय कह सकते हैं। कच्छ में जो अनेक जोवालायक
સ્થળો આવેલા છે. એના કારણે કચ્છને આપણે મ્યુઝિયમ તરીકે પણ ઓળખી શકીએ એવું લેખક અહીંયા કહેવા માગે છે. अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य यानी कि विविधता के कारण कच्छ को म्यूजियम कह सकते हैं. जिस प्रकार हम म्यूजियम में यानी कि संग्रहालय में अलग अलग चीज़ों को संग्रहित करते हैं, उसी प्रकार प्राणी संग्रहालय जो है, उस प्राणी संग्रहालय में जिस प्रकार हम बहुत सारे प्राणियों को संग्रहित करते हैं, उसी प्रकार कच्छ जिले के अंतर्गत बहुत सारे स्थल, बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ों हैं जो कच्छ में संग्रहित है, इसीलिए उसे म्यूजियम भी कह सकते हैं. कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान. एक लोकवायका ऐसे भी प्रचलित है कि कच्छ में पहले सिंधु नदी कच्छ में रहकर सागर को मिलती थी. सागर यानी कि समुद्र को मिलती थी, एक समय ऐसा था. लेकिन कुछ समय बाद भूचाल होने के बाद, पृथ्वी के अंतर्गत जो हलचल होने के बाद जो कच्छ का जो भाग है वो उपस आया मतलब कि वो ढलान वाला हो गया, ऊंचा हो गया. इसीलिए जो सिंधु नदी का जो प्रवाह था वो बदल गया और उस स्थान जहाँ सिंधु नदी बहती थी उस विस्तार में जो रेगिस्तान जैसा, रणभूमि जैसा, रेताड़ गुजराती भाषा में कहिए तो रेती जैसा रण विस्तार जैसा विस्तार हो गया. उसे 2 भागों में बटा गया, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान. इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता. लक्षण यानी कि जब हमें जब बुखार आता है तो बुखार के लक्षण हमारे शरीर के अंतर्गत दिखाई देते हैं. उसी प्रकार जो रेगिस्तान है, ये जो कच्छ का रण प्रदेश है, उसमें रेगिस्तान जैसा लक्षण दिखाई नहीं देता. रेत कहीं नज़र नहीं आती. अतः यह अनूठा रेगिस्तान मतलब कि अनोखा, इसीलिए वो अनोखा मतलब कि अनोखा रेगिस्तान है, ऐसा लेखक कह सकते हैं. ऐसा लेखक ने इस कच्छ की सैर यात्रा वृत्तांत में वर्णन करते हैं. शामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं. जिस प्रकार हम घर में प्रवेश करने के लिए हमारे पास दरवाज़ा होता है, उसी प्रकार कच्छ में प्रवेश करने के लिए ये जो शामखियाली नाम का स्थल है उसे हम प्रवेश द्वार कह सकते हैं. कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है, मतलब कि कच्छ की यात्रा हम करने जाते हैं तो कच्छ की यात्रा इस शामखियाली नामक स्थल से प्रारंभ होती है. यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है. जब शामखियाली से कच्छ की यात्रा करनी है तो उत्तर दिशा की ओर, शामखियाली से उत्तर दिशा की ओर कच्छ की यात्रा का प्रारंभ होता है. रापर और धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है. जो रापर और धोलावीरा है, धोलावीरा प्राचीन काल से प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो नामक सिंधु खीणनी संस्कृति આપણે જે ગુજરાતી ભાષા સામાજિક વિજ્ઞાનની અંદર અભ્યાસ કરીએ છીએ, ये सिंधु खीणनी संस्कृति, ये जो सिंधु खीण की संस्कृति है, इसका मूल स्थानक धोलावीरा है. धोलावीरा के अंतर्गत सिंधु खीण की संस्कृति का अवशेषों हमें देखने मिलते हैं. यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है. मतलब कि ये जो सिंधु खीण का मोहेंजोदड़ो नामक संस्कृति है उसका अवशेषों 5000 वर्ष पुराने हैं. मतलब कि अवशेष यानी कि जो चीज़ कुछ भूचाल होने के बाद जो ज़मीन के अंदर गड़ गई हैं, वो जो बहुत
वर्ष के बाद फिर वापस हमें मिलती हैं तो ये चीज़ नाश होते हुए बच जाती हैं, उसे अवशेष कहते हैं। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत प्राचीन है, वो संस्कृति बहुत प्राचीन है। वो धोलावीरा संस्कृति नगर योजना थी, वो जो उसे हम देखते हैं तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्यों आश्चर्यचकित हो जाते हैं? उसका कारण ये है कि प्राचीनता में हमें आधुनिकता के दर्शन होते हैं। वो जो संस्कृति की जो नगर योजना है, इसमें जो गटर योजना है, नगर योजना है, वो जो उसे हम देखते हैं तो मानो कि अभी अभी बनी हुई है, ऐसा हमें लगता है। वो जो संस्कृति है वो अभी अभी बनी है, ऐसा हमें एहसास होता है, ऐसा हमें दिखाई देता है। इसीलिए हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं, ऐसा लेखक कहते हैं। शाम की आली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है। मतलब कि भचाऊ नामक स्थानक, जो कच्छ का भचाऊ नामक स्थानक है, वो हमें शाम की आली से पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं तो वो नजर आते हैं। जो बड़ा गांव है वो बड़ा गांव है, लेकिन कैसा लगता है कि नगर जैसा, जैसे नगर, मानो कि जैसा नगर जैसा है वो जो गांव है भचाऊ, वो नगर जैसा लगता है। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। जब हमारा देश भारत और पाकिस्तान जो अंग्रेज़ों के ताबा हेठड़ थे, वो जो अंग्रेज़ों की गुलामी से हम मुक्त हुए तो हमारा देश आज़ाद हुआ। तब हमारे देश इस शर्त पर आज़ाद हुआ था कि भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग देश में विभाजित होकर अलग अलग रहें। ऐसी शर्त पर हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो हमारे देश में बहुत सारे मुसलमान रहते थे भारत में, तो हमारे देश में जो मुसलमान रहते थे वो काफ़ी मुसलमान पाकिस्तान में गए थे, और पाकिस्तान के इलाके में हमारे जो हिंदू थे वो हिंदू भारत में आए थे। तो जो पाकिस्तान में निवास करते थे ऐसे हिंदू हमारे देश में आकर बसे। तो हमारे देश में कौन सी जगह बसे? तो कि गांधीधाम में, गुजरात के गांधीधाम में बसे थे। उनके लिए जो नगर बसाया गया, जो स्थान बसाया गया, उस कच्छ में बसे थे, उनके लिए गांधीधाम नामक नगर बसाया गया था, शहर बसाया गया था। तो उनसे गांधीधाम की उपमा दी गई। तो गांधीधाम में औद्योगिक कारखाने बहुत हैं, और यहाँ जो पाकिस्तान से आई हुई सिंधी प्रजा गांधीधाम में आकर बसी थी। गांधीधाम, आदिपुर, गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। गांधीधाम, आदिपुर और गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित यानी कि विकास किया हुआ शहर दिखाई देते हैं। जिसका विकास हो गया है उसे हम विकसित कहते हैं, और जिसका विकास अभी हो रहा है, विकास की दिशा में अभी भी वो प्रगति कर रहा है, तो उसे विकासशील कहते हैं। वो विकासशील और विकसित दोनों शब्दों में यही डिफरेंस है। विकसित यानी कि विकास हो गया है जिसका, वो उसे विकसित कहते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पासी कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। आदिपुर के अंतर्गत गांधी स्मृति, गांधी जी के जो याद के रूप में जो चीज़ें वहाँ विकसित की गई हैं, विकास किया गया है, वो आदिपुर में है। और पास ही कंडला नामक बंदरगाह है, जो जहाँ बंदरगाह मतलब कि जहाँ वाहन नागरते हैं, समुद्र में चलने वाले जहाज, बोट, नाव, जहाँ पर हम रुकते हैं, जहाँ पर लोगों की आवाजाही होती है एक स्थान से दूसरे स्थान, दरियाई मार्ग से जाना है, एक देश से दूसरे देश में जाना है, तो उसके लिए जो हमारे जो बंदर होता है उसे
बंदरगाह कहते हैं हिंदी में। जिस प्रकार हम रोडवे से रास्ते के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो जो रास्ता है रास्ते के माध्यम से जाते हैं तो बसें जहाँ स्टॉप होता है बस स्टॉप होता है, बस जहाँ रुकती हैं, बड़े बड़े डेपो होते हैं बस के लिए, वैसे दरियाई मार्ग में बंदरगाह होते हैं। कंडला बंदर का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला बंदर का विकास हुआ तो वहाँ की प्रजा का भी विकास हुआ है, इसीलिए उस प्रजा के लिए वो महत्वपूर्ण है। एक जीके के तौर पर, जनरल नॉलेज के तौर पर हम देखा जाए तो कंडला बंदर का विकास फ्री ट्रेड जोन के रूप में कंडला बंदर का विकास किया गया है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। कंडला से दक्षिण की ओर जब हम जाते हैं तो बहुत प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हुआ, उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। संगमरमर मतलब कि आरस पहाड़ के पत्थर से बना हुआ 2500 साल पुराना, वर्ष यानी कि 2500 साल पुराना जिनालय। जिस प्रकार हम हिंदू धर्म के अंतर्गत देखा जाए तो हिंदू धर्म का पवित्र स्थान जो है, जो भगवान के रहने का हम स्थान मानते हैं, तो वो है मंदिर। मुसलमानों में देखा जाए, मुस्लिम धर्म के अंतर्गत देखा जाए तो वो है मंदिर। इसी प्रकार जैन धर्म के अंतर्गत जो भगवान के रहने का स्थान, जो पवित्र स्थान मानते हैं, तो वो है जिनालय। वो जिनालय 2500 वर्ष पुराना है कच्छ के अंतर्गत। वो भूकंप भूचाल होने के बाद उसका जो जिनालय है उसका कुछ भाग है खंडित हो गया, मतलब कि टूट गया है कुछ भाग, इसीलिए उसे खंडित कहते हैं। उसके पुनः निर्माण मानो कि यानी कि उसकी रचना का पुनः निर्माण करने का कार्य जोरों से, मानो कि बहुत झड़प से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है, मतलब कि ये जो पुराने काल का बांधकाम किया गया है उसमें आधुनिकता, मानो कि आधुनिक संस्कृति, आधुनिक रूप में उसका बांधकाम हो रहा है, इसीलिए उसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है, ऐसा कहा जाता है। मुद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी हैं। तहसील मतलब कि महकम शाखा का, जब हम आधुनिक शब्द का इसका इस्तेमाल गुजराती भाषा में कहा जाए तो तालुका मामलतदार कचेरी के रूप में उसका मुद्रा शहर का विकास हुआ है। तहसील मतलब कि मामलतदार कचेरी का मुख्य केंद्र है, मुख्यालय मतलब कि मुख्य केंद्र है वहाँ पर। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है, मानो कि यहाँ पर मुद्रा शहर में बहुत सारे उद्योगों हैं। उस उद्योगों के विकास के कारण उस यहाँ की प्रजा की विकास की दिशा खुली है, मानो कि वहाँ की प्रजा उसका विकास कर रही है, वहाँ उद्योगों का भी विकास हो रहा है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। दरिया के किनारे बंदरगाह मानो कि जहाज लांगरने का स्थान, जहाज़ों रुकने का स्थान। यहाँ से जहाज़ दूसरे देश में भी जाते हैं, हमारे देश के दूसरे जो बंदरगाह हैं वहाँ पर भी जाते हैं। वैसा बंदरगाह विकसित हुआ है, मानो कि विकास हो गया है, विकास किया गया है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें भी हैं, बहुत साल पुरानी बनी हुई इमारत, ऐसी इमारतों को हम प्राचीन इमारत कहते हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। तटीय यात्रा मतलब कि समुद्र के बिल्कुल नज़दीक का जो विस्तार है, यहाँ पर जब हम यात्रा करते हैं तो उसे तटीय मानो कि किनारे की यात्रा करते करते हम मांडवी पहुँचे। मांडवी मुद्रा में एक जनरल नॉलेज का प्रश्न आ सकता है। मुद्रा में खारेक संशोधन केंद्र भी हैं।
खारेक संशोधन केंद्र का भी विकास मुद्रा के अंतर्गत मुद्रा शहर में हुआ है। मुद्रा से हम समुद्र किनारे किनारे मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। मांडवी बहुत सुंदर मतलब अति मतलब कि बहुत ही सुंदर बंदरगाह है। बड़ा प्राचीन नगर है। मांडवी भी प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, इस शहर में राजा का महल भी है, पवन चक्कियाँ हैं, समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। राजा का महल है, पवन चक्कियाँ हैं और समुद्र की रमणीयता के कारण, सुंदरता के कारण, जोवालायक स्थल होने के कारण ये बहुत सुंदर है। यहाँ VRTI ग्रामीण संस्था है, 72 जिनालय है, मानो कि 72 जिनालय भी, 72 जिनालय भी यहाँ पर हैं। जैन धर्म के जो स्थानक हैं, देरासर हैं, वो जिनालय कहते हैं। वो जैन धर्म के जिनालय यहाँ पर 72 जिनालय यहाँ पर मौजूद हैं। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल हैं। बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि 2-3 देशों के लिए या हमारे देश में जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कह सकते हैं, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्रिकेट मैच खेला जाता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच जो होता है क्रिकेट, उसे अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। तो दो देशों यानी कि 2 से अधिक देशों के लिए जो अधिक देश इस अस्पताल का यूज कर सके, उस अस्पताल में सेवा प्राप्त कर सके, ऐसी अस्पताल कच्छ के अंतर्गत बिदड़ा गांव में मौजूद हैं। मांडवी से आगे चलते हैं हम डुमरा, कोठीरा, सुघरी और जखो महत्वपूर्ण गांव से। मांडवी से आगे हम चलते हैं तो डुमरा, कोठीरा और सुघरी, जखो जैसे महत्वपूर्ण, बहुत महत्व रखते हैं ऐसे स्थान हैं, ऐसे गांव हैं। जैनों का प्राधान्य यहाँ नज़र आता है। जैन धर्म यहाँ पर बहुत मात्रा में विकास हुआ है। यहाँ जैन धर्म की प्रधानता है। मानो कि जैन धर्म के लोग यहाँ पर बहुत सारे हैं। जैन धर्म के लोगों यहाँ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं और जैन धर्म का पालन करने वाले लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। जो नलिया हैं वो तालुका मथक हैं। जो नलिया शहर में तालुका मतलब कि मामलतदार कचेरी, तालुका कचेरी यहाँ पर नलिया शहर में मौजूद हैं। कच्छ जिले का नलिया एक तालुका मथक भी हैं। नलिया नामक तालुका भी कच्छ में हैं। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। जिस प्रकार रोडवे में जो रास्ते पर चलने वाली बसों के लिए जब बस स्टेशन होता है, डेपो होता है, उसी प्रकार हवाई में जो स्टेशन होता है उसे अड्डा कहते हैं। जहाँ पर एरोप्लेन, विमान जहाँ रुकती हैं, जहाँ से विमान का उड्डयन होता है, उस जगह के लिए अड्डा कहते हैं हिंदी में। तो वायुसेना मतलब कि जिस प्रकार भूमि दल होता है, जो हमारे देश की रक्षा करने वाले सैनिकों का मुख्य मथक होता है, भूमि दल का मुख्य मथक होता है, उसी प्रकार हवाई सेना का मुख्य मथक यहाँ पर नलिया के अंतर्गत हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कच्छ की सैर इकाई के बारे में यहाँ तक चर्चा करते हैं और नेक्स्ट जो बाकी हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। अस्तु।